रात के 12 बज रहे थे। उस पूरे इलाकों में कुत्तों के रोने का डरावना शोर गूंज रहा था। इतनी काली रात थी कि वह हाथ का हाथ भी न सुझाई दे। विजय की कार लगभग 70 की स्पीड में तेजी से हाईवे पर भागी जा रही थी। रात के इस समय एक या दो वाहन ही इस हाईवे पर नजर आ रहे थे। हाईवे का पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। बस बीच बीच में विजय को एक या दो कारें ही और कुछ ट्रक ही दिखे थे। आसपास तो किसी इंसान की परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले ही तेज बारिश हुई थी। इस कारण हाईवे की पूरी सड़क पानी से भरी थी। बारिश शुरू होने के साथ ही विजय ने अपनी कार के मिरर के वाइपर को स्टार्ट कर लिया था, जिससे उसे आगे देखने में कोई खास दिक्कत ना हो। और जैसे ही बारिश खत्म हुई, उसने वाइपर भी बंद कर दिया। विजय ने उबाऊ से अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाकर घड़ी देखी। रात के करीब 12:05 हो रहे थे। उसने बायां हाथ मुंह पर रख के उबासी ली। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी उसे, लेकिन इस उबाई ड्राइविंग से वो अब परेशान हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य रायपुर पहुंचना चाहता था। उसे इस वक्त अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या सोचकर उन्होंने आज रात ही शहर से इतनी दूर रायपुर भेजने की ठान ली। कल सुबह भी तो भेज सकते थे। क्या वह कल चला आया था तो उस पार्टी को कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाता? विजय अपनी कंपनी में इकलौता ही मार्केटिंग मैनेजर था, जो कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स दूर दूर के शहरों की विभिन्न पार्टियों में सेल करता था। बॉस को इनकार ना कर पाने के और उन्हें खुश करने के चक्कर में कभी कभी तो वो खुद ही फंस जाता था। बॉस का कॉल आते ही उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लिया और रात 8 बजे ही अपनी कार के निकल पड़ा एक लंबे सफर के लिए रायपुर। घर से नाश्ता करके निकला था वो, और रास्ते में रात होने के कारण ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होंगे, ये सोचकर उसने पहले ही अपने साथ थोड़ा खाने का सामान पैक करके रख लिया था। पर उसे पता था कि रायपुर पहुंचते पहुंचते वह इतना थक जाएगा कि जाते ही वह उस होटल के रूम में सो जाएगा जो उसके बॉस ने उसके लिए वहां बुक कर रखा है। उसके जहन में एक बार उस होटल का नाम आया, होटल मोती। यहीं पर उसे रात गुजारनी थी और अगली सुबह यहीं पर एक पार्टी से मिलकर उसे अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी डील फाइनल करनी थी। विजय जल्दी से जल्दी ये उबाऊ सफर पूरा करना चाहता था। उसने सामने नजर डाली। हाईवे का वो इलाका विधवा की मांग की तरह बिल्कुल सूना पड़ा था। कार के हेडलाइट का प्रकाश काफी दूर आगे तक जा रहा था। उसकी कार इसलिए तेजी से सड़क पर भाग रही थी। विजय ने अपने अगल बगल में सड़क के किनारे देखा तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे चौंकना पड़ा। सामने हाईवे के नीचे एक खाई में एक कार उल्टी होकर पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द थोड़ी भीड़ भी थी। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और तो और पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि उस कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। विजय ने एक नजर उस सिल्वर कलर की कार पर डाली। कार बड़े ही विभत्स रूप से दब और कुचल गई थी। ऐसा लग रहा था कि या तो किसी बड़ी गाड़ी ने कार को ठोक दिया है अथवा गाड़ी स्वयं ही असंतुलित होकर खाई में जा गिरी थी। इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उस सिल्वर कलर की कार में कोई जिंदा बचा भी होगा या नहीं। पुलिस तफ्तीश में अपने काम में जुटी थी। कार से दबी कुचली लाशें निकाली जा रही थी। विजय ने इस जगह से निकलते हुए अपनी कार बिल्कुल स्लो कर दी थी और जैसे ही वो वहां से निकला, उसने गाड़ी की स्पीड एक बार फिर से बढ़ा दी। गाड़ी अपने पहले की स्पीड में ही आगे बढ़ने लगी। अब विजय ने प्यास महसूस की तो उसने बगल में रखी पानी की बोतल उठाई और एक ही बार में आधा बोतल पानी पी गया। उसने बोतल वहीं पर वापस रख दी और फिर जैसे ही विजय की नजर सामने रोड पर गई, तभी दूर एक हाथ हिलता हुआ उसे नजर आया। वो झटके से चौंक गया। ये उसका भ्रम तो नहीं था। उसने मस्तिष्क को एक झटका दिया और मिरर के पार सामने देखने लगा। उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। इस बार हाथ के साथ एक साया भी नजर आया, और वो साया उसी गाड़ी से काफी दूर था। विजय के जिस्म में एक अज्ञात डर से सिरहन फैल गई। एक ही पल में उसकी नींद उसकी आंखों से कई किलोमीटर दूर चली गई। अगले कुछ ही सेकंडों में कार जब थोड़ा करीब पहुंची तो हेडलाइट का प्रकाश उस साई के चेहरे पर पड़ा। उसका चांद सा चेहरा पीले प्रकाश में नहा गया। वो एक लड़की थी। तभी अचानक रोड के किनारे खड़ी वो लड़की रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल विजय ने इतनी जोर से कार के ब्रेक मारे कि उसके टायरों की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गई।
इसी के साथ ही आकाश में जोरों की बिजली चमकी और उसकी कड़कड़ाहट का शोर विजय के सीने में खौफ बनकर जा समाया। कार ठीक उस लड़की से चंद कदम पहले ही आके रुकी थी। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद उस लड़की को उड़ा देती। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ क्या। उसने कार के अंदर बैठे बैठे ही उस लड़की पर नजर डाली। तकरीबन 22 से 25 साल की होगी वो। जिस्म पर काले रंग का सलवार और कुर्ता पहनी थी। दुपट्टा भी था गले में, लेकिन कहीं कहीं से फटा हुआ। उसकी गाल और होठों से खून निकल रहा था। इस वक्त वीरान पड़े हाईवे पर उस लड़की की उपस्थिति काफी रहस्यमय लग रही थी। अब वो लड़की विजय के दाईं ओर वाले कार के दरवाजे के पास आ गई। उसने टक टक करके शीशे पर हाथ मारा और दरवाजा खोलने का इशारा कर दिया। एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया था विजय। वो एक उलझन भरे दोराहे पर खड़ा था, यही सोच के कि दरवाजा खोले या नहीं। कहीं दरवाजा खोलने के बाद वो किसी किस्म की मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा। वो लड़की उसके लिए परेशानी का सबब बन रही थी। विजय अभी भी यही सोच रहा था कि कौन है वो लड़की और इतनी रात गए इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है। इतना सुनसान इलाका जहाँ किसी आदमी का नामो निशान नहीं है, ऐसी डरावनी जगह है, ये लड़की क्या कर रही है। ऐसे ही कई सवाल एक साथ उसके मन में ओंड उठे और तभी उसकी विचार श्रृंखला टूटी। फिर से उसने कार के शीशे पे दस्तक दी। इस बार विजय की नजर सीधे उस लड़की की आंखों पर जा पड़ी। उन आंखों में आंसू मचल रहे थे। आंखें भी लाल लाल होकर सूज गई थी। इन आंखों को देखकर आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़की बहुत वक्त से रो रही थी। सूख चुके होठों पर एक आह सी महसूस की विजय ने उसके। इस बार विजय ने अपने सारे बुरे विचारों को झटका दिया और अपने बाईं ओर का दरवाजा खोल दिया। शायद विजय को उसकी हालत पर दया आ गई थी। अवश्य ही वह किसी बड़ी मुसीबत में थी और ऐसी हालत में विजय उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब विजय ने वापस अपनी दाईं ओर देखा जहां वो लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरीके से चौंक गया। वहां लड़की थी ही नहीं। मदद कीजिए मेरी। लड़की कब घूम के उसके दाईं ओर से बाईं ओर दरवाजे के पास आकर पहुंच गई, उसे पता ही न चला। विजय की जान में जान आ गई। बीते 2 सेकंड के भीतर ही उसके जहन में यह विचार आ गया था कि कहीं ये लड़की कोई भूत तो नहीं, और उसका ये शक निर्मूल सिद्ध हो गया। फिर से सोचा, वक्त, स्थिति और वातावरण के प्रभाव ने उसके दिमाग को कब्जे में ले लिया है, इसीलिए वो ये सब नेगेटिव चीजें सोच रहा है। साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो लड़की कार के बाहर खड़ी मदद की भीख मांग रही थी। क्या हुआ? विजय ने उससे पूछा। कैसी मुसीबत में हो तुम और किस तरह की मदद मैं कर सकता हूँ तुम्हारी? साहब, वो मुझे मार डालेंगे। उसकी आवाज में खौफ और कंपन साफ साफ महसूस किया था विजय ने। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? साहब, वो मेरे पीछे ही पड़े हैं। वो मुझे मार डालना चाहते हैं। इस बार विजय परेशान हो गया। पर यहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किसकी बात कर रही हो। साहब, वो चारों यही हैं, यहीं आसपास। वो मुझे मारना चाहते हैं। मेरी जान के दुश्मन हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं। विजय ने एक बार फिर से चारों ओर नजर दौड़ाई, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। और वो बोला, कौन चारों? किसकी बात कर रही हो तुम? साहब, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इस बार वो लड़की कुछ अधिक ही हड़बड़ाते हुए बोली, पर पहले मुझे अपनी गाड़ी में आने दो। मुझे इन लोगों से बचकर जल्दी से जल्दी अपने घर काली बस्ती में पहुंचना होगा। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी काली बस्ती में पहुंचा दूंगा। मैं उधर से ही जा रहा हूँ, रायपुर। और फिर यह सुनते ही उस लड़की की आंखें चमक उठी, जिसे चमकते हुए विजय ने साफ महसूस कर लिया। ऐसी चमक अक्सर रात के समय जानवरों की आंखों में देखी जा सकती थी, जैसे किसी कुत्ते या किसी बिल्ली की आंखों में। तभी विजय ने उस रहस्यमय लड़की के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान देखी, जो इस वक्त उसे बहुत अजीब लग रही थी। लड़की का पहला कदम कार में पड़ते ही बाहर इतनी जोर की बिजली कड़की कि विजय का दिल दहल गया। अब विजय ने महसूस किया कि बाहर जोरों की आंधी भी चल रही थी। फिर वो लड़की कार में बैठ गई, अगली सीट पर, विजय के बराबर में। तभी विजय की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथों में काले रंग की एक पॉलिथीन पकड़ रखी थी, जिससे कुछ दवाई की बोतलें, सिरप और दवाई के पत्ते बाहर झांक रहे थे। ये सब जो कुछ भी हो रहा था काफी अजीब था। विजय ने इग्निशन में चाबी डालकर घुमाई और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कार फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने चली। विजय ने महसूस किया कि जब से वह लड़की कार में बैठी है, कार में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। विजय ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की विपरीत दिशा में देख रही थी। उसके उलझे हुए बालों ने उसके चेहरे को छुपा रखा था।
विजय के दिमाग में आया कि अभी ये लड़की जब उसकी ओर पलटेगी तो एक भयानक चुड़ैल के रूप में उसे नजर आएगी, एक चुड़ैल के रूप में। तुम ठीक तो हो? इस बार वो लड़की पलटी, पर विजय की सोच गलत साबित हो गई। लड़की का चेहरा पहले जैसा ही था। साहब, मुझे जल्द से जल्द काली बस्ती पहुंचना है। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे दवाओं की बहुत जरूरत है। अगर ये दवाएं उसे सही समय पर ना दी गई तो। कहते कहते लड़की ने अपने हाथों में पकड़ी पॉलीथीन विजय को दिखाई। ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा तुम्हें। और ये तो बताओ, तुम इतनी रात में इस हाईवे पर अकेली क्या कर रही थी, और तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? तुम किन चारों की बात कर रही थी? चारों के बारे में सुनते ही ऐसा लगा कि मानो उसके जिस्म में खौफ का लावा उतर दिया गया हो। उसकी आंखें फैल गई और वो बोली, साहब, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी बर्बादी की दास्तां है। विजय उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन करने जा रही थी। मेरा नाम राधिका है और मैं काली बस्ती नाम के गांव में रहती हूँ साहब। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, वो लड़की कहती चली गई। आज सुबह उन्हें खून की उल्टियां भी आई थी। मैंने बस्ती के डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि इन्हें दवाओं की बहुत जरूरत है। अगर इन्हें दवा ना दी गई तो इनकी जान को खतरा हो जाएगा। वो बहुत सीरियस हालत में है साहब। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा मेरा छोटा भाई पिंकू ही है। मैं रात में ही अपने गांव काली बस्ती से शहर की ओर निकल गई थी अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ लाने के वास्ते, लेकिन लौटते वक्त मुझे नहीं पता था कि इतनी देर हो जाएगी। जिस टैक्सी से मैं आ रही थी वो बीच रास्ते में ही खराब हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने कह दिया कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती। मैं उस जगह खड़ी होकर किसी टैक्सी या गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास चारा भी क्या था। एक के बाद एक टैक्सी निकलती चली गई, लेकिन किसी ने भी मुझ अकेली लड़की को नहीं बिठाया। मैं बहुत परेशान और बेचैन हो गई। रात धीरे धीरे गहरी और काली हो रही थी। कुछ ही देर में इतनी रात हो गई कि आसपास टैक्सियां भी नहीं गुजर रही थी। मुझे इससे याद आया कि मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होंगी। वो कैसी होंगी और किस हालत में होंगी। विजय कार ड्राइव करता हुआ उस लड़की की कहानी दास्तां सुनता जा रहा था। उसने अब कार की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी कर दी थी। उस लड़की के होठों से निकले एक एक शब्द उसकी कानों के मार्ग से गुजरते हुए सीधा उसके दिमाग तक जा रहे थे। जब काफी देर हो गई तो मैं बहुत परेशान हो गई साहब। शून्य में उसकी निगाहें टिक गई, बानो वह अतीत की गहराइयों में उतरती जा रही हो। कहीं जा रही थी वो। अब मैं टैक्सी मिलने की उम्मीद खो चुकी थी। अब तो एक ही रास्ता बचा था कि मैं किसी के आने जाने वाली की गाड़ी से लिफ्ट ले लेती, जो मुझे मेरे घर, मेरे गांव काली बस्ती तक पहुंचा देता। मैं हाथ दे देकर परेशान हो गई साहब। कितनी ही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की मैंने, लेकिन नाकाम रही। कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। लेकिन तभी तभी मुझ पर एक कार की हेडलाइट का तेज प्रकाश पड़ा। मैं चौंक गई। सामने देखा तो सिल्वर कलर की एक कार दाएं झूमते झूमते तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मेरे दिमाग में आशा की किरण जाग गई। मैंने हाथ हिलाकर उस कार को रोकने का इशारा किया। मैंने दूर से ही देखा कि उस कार में 4 नौजवान लड़के बैठे थे। वो मस्ती में कार ड्राइव करते जा रहे थे और तेज तेज आवाज में गाना गाते जा रहे थे। कार के चलने के अंदाज से पता चल रहा था कि उन्होंने खूब पी रखी है। अगले ही पल वो कार मेरे सामने आके रुक गई और कार में सवार 4 लड़के लपक कर उतरे। उनकी आंखें नशे की वजह से बोझिल हो रही थी। कदमों में बहुत लड़खड़ाहट थी और वो बार बार हिचकी ले रहे थे। साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने विस्की पी रखी थी। अब मैं यही सोच रही थी कि कहीं मैंने उनसे लिफ्ट मांगकर कोई गलती तो नहीं कर दी, पर नहीं। उनमें से एक लड़के ने मुझसे बड़ी ही शालीनता से पूछा कि मुझे कहाँ जाना है और वो मेरी क्या मदद कर सकता है। उस लड़के के बर्ताव ने मेरे दिल का बह कुछ कम हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की हालत बहुत खराब है और मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। उन 4 लड़कों ने मुझे कहा कि मैं कार में बैठ जाऊं तो वो मुझे अतिशीघ्र मेरे घर पहुंचा देंगे। मैं उस कार में बैठ गई साहब। कार तेजी से चलती। कुछ पल तो 4 लड़के बड़े ही शांत नजर आ रहे थे, पर मैंने महसूस किया कि आगे जो लड़का था कार ड्राइव करते हुए बार बार मिरर में मुझे घूर रहा था। इसके साथ ही वो बगल में बैठे दूसरे साथी आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि कार की पिछली सीट पर मेरे बगल में बैठे हुए बचे दोनों लड़के हाथ मेरी जांघों पर टच हो रहा था। मैंने दोनों को झिड़क दिया। अब मुझे एक अनजान खतरे का एहसास होने लगा। शायद मैंने लिफ्ट मांगकर बहुत गलत कर दिया था साहब, बहुत गलत। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगले ही पल मेरे नकारने पर वो लड़के आग बबूला हो गए।
ड्राइव करते हुए लड़के ने एक झटके से एक सुनसान जगह पर कार रोक दी और फिर उस कार में ही मुझ पर टूट पड़े, वहशी दरिंदे की तरह, खूनी भेड़ियों की तरह, भूखे गिद्ध की तरह। वो मेरे जिस्म को भंबोड़ रहे थे, मेरी इज्जत, मेरी आबरू को तार तार करके रहे थे वो शिकारी। उन चारों ने उस कार में ही मेरी सारी जिंदगी मुझसे छीन ली थी। उन कमीनों ने मेरी इज्जत लूट ली थी, बड़ी ही बेरहमी से मेरे जिस्म के हर एक हिस्से को काट काट के, यहाँ तक कि मेरे मांस को भी नोच लिया था। मैं बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, पर खौफनाक रात के सन्नाटे में मेरी गगनभेदी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो चारों इंसान के विष में आदमखोर भेड़िए थे। मेरी अस्मिता का ही नहीं, सारे संसार के विश्वास का भी कत्ल कर दिया था उन्होंने। अपने जिस्म की प्यास बुझाने के बाद उन्होंने मुझे वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया और वो चारों भाग निकले थे। जब मुझे होश आया तो खुद को इस हाईवे की उसी जगह पर पाया जहां मैं आपको मिली थी। फिर मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने आपसे मदद मांगी। साहब, मुझे अपनी माँ की बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। इस दुख भरी दास्तां को सुनने के बाद राधिका रो पड़ी। उसकी आंखों में सूख चुके आंसू फिर से गीले हो गए। विजय दिलासा देते हुए बोला, रो मत राधिका, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। तुम्हारे साथ हुए हादसे का मुझे बहुत अफसोस है। हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। विजय राधिका को देख रहा था कि अभी अभी उस लड़की पर कितनी मुसीबत आई है। राधिका अपने फटे दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी। विजय स्वयं उसकी दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो गया था। तभी राधिका ने दुपट्टे से आंसू अपने पोंछे और दुपट्टे की आड़ में विजय को बड़े ही खतरनाक अंदाज में घूरा। उसकी आंखें एक बार फिर से वैसे ही चमकी जैसे अंधेरे में किसी बिल्ली की। इस बार राधिका के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। जब विजय ने पलटकर उसकी ओर देखा तो वो नॉर्मल हो गई। तभी विजय ने बाहर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज सुनी। साथ ही बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई। तभी म्याऊं, बिल्ली की आवाज सुनकर विजय बुरी तरह चौंक गया। ये आवाज उसके पीछे से आई थी, पर गाड़ी में तो उसकी और राधिका के अलावा और कोई था ही नहीं। पीछे किसी पे बिजली की बिल्ली की आवाज कैसे आ गई? विजय ने तेजी से सिर पीछे घुमाकर देखा तो खौफ से उसकी जिस्म में झुरझुरी सी फैल गई। कार की पिछली सीट पर अंधेरे में उसे दो हरी हरी आंखें चमकते हुए नजर आ गई। बेहद खौफनाक आंखें जो उसे ही घूर रही थी। विजय की हालत तो ऐसे थी कि काटो तो खून भी नहीं होगा। कहीं उसका भ्रम तो नहीं? ये सोचकर जब उसने आगे मुड़कर पीछे की लाइट जलाई और वापस पीछे घूमा तो चक्कर सा खा गया। इस बार वहां पे कोई भी नहीं था। विजय का पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया। उसको इस हालत में देखकर राधिका बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, क्या हुआ विजय साहब, चौंक क्यों गए? कोई भूत देख लिया क्या पीछे? और आपने गाड़ी की स्पीड क्यों स्लो कर दी? मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचना है। अगर देर हुई तो मैं नहीं जानती कि आपके साथ क्या हो जाएगा। अचानक राधिका के इस बदले अंदाज से विजय पूरी तरीके से घबरा गया और उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि राधिका उसका नाम कैसे जानती थी। अपनी बातचीत के दौरान उसने तो कभी अपने नाम का जिक्र ही नहीं किया, तो फिर उसे उसका नाम कैसे पता चला? विजय ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। इस बार उसने गाड़ी कुछ ज्यादा ही गति में बढ़ाई थी। वो जल्द से जल्द इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था और ऐसा तभी संभव था जब वो इस रहस्यमयी लड़की को उसके बताई हुई जगह पर छोड़ दे। राधिका इस बार बड़े ही खतरनाक और गुस्से वाले अंदाज में कार के मिरर के पार रास्ते को देख रही थी। रास्ते तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। कार की बड़ी रफ्तार के साथ राधिका की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत अधिक ही उत्सुक नजर आ रही थी। रह रहकर उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट उभरती महसूस को हुई विजय को। विजय राधिका से नजरें नहीं मिला रहा था। उसका दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। तेजी से कार बढ़ी चली जा रही थी। सफर अब बहुत कम बचा था और फिर करीब 15 मिनट बाद ही वो गांव आ गया जिसका नाम था काली बस्ती। राधिका के कहने पर विजय ने कार साइड में रोक दी। राधिका कार से उतर गई। उसकी कार से उतरते ही एक अजीब सा हल्का मसवन महसूस किया विजय ने अपनी आत्मा से। राधिका ने विजय को हाथ के इशारे से जाने के लिए कह दिया। विजय को मानो इसी पल का इंतजार था। उसने बहुत तेजी से कार आगे बढ़ा दी। अब उसने महसूस किया कि कार में गर्मी बढ़ गई है और फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी उसकी नजर नीचे उस जगह पर पड़ी जहां राधिका के पैर जले थे। उस जगह पर कार का लोहा पैर के आकार में जल गया था।
और धुआं उसमें से सुलग रहा था। विजय बुरी तरीके से चौंक गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक छोटी सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। क्या थी वो चीज, जानने के लिए विजय नीचे झुका और उसने वो चीज उठाई तो उसका दिल हलक तक आ गया। ये एक मेडिसिन की गोली थी। ये किसी और की नहीं, राधिका की दवाओं की एक गोली थी जो है अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए ले जा रही थी। विजय ने वह गोली कार के शीशे से बाहर फेंक दी। विजय अब रावलपुर की सीमा में प्रवेश कर चुका था। उसे अब विश्वास हो चला था कि सफर अब लंबा नहीं बचा था, बस 15 मिनट का ही और फिर कुछ ही देर में विजय की कार होटल मोती के बाहर आ रुकी। उसने कार पार्किंग में लगाई और कार से बाहर उतरा। जब वो कार से बाहर निकला तो उस वक्त थकावट की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह होटल के अंदर गया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपने रूम में आ गया। बीते कुछ पलों में उसके साथ जितनी भी रहस्यमय घटनाएं हुई थी, उसका बुरा असर उसके दिमाग पर आ गया था। रूम में पहुंचकर वह अपने जूते उतारकर सीधे बेड पर गिर पड़ा। आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात में उसे भयानक सपने भी आए थे। शायद ये उसके साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं का ही असर था जो उसके मन मस्तिष्क पर बुरी तरीके से बस गई थी। सुबह करीब 9 बजे जाके उसकी नींद खुली। सामने ही रूम सर्विस बॉय खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, होठों पर मुस्कान लिए उसने विजय को चाय और अखबार दिया। दोनों चीज लेकर विजय ने उसे वापस भेज दिया। चाय के पहले घूंट से ही उसकी आधी थकान दूर हो गई। फिर उसने अखबार खोल लिया। उसने पीछे से अखबार पढ़ना शुरू किया। पहले खेल समाचार, फिर फिल्मी गॉसिप, फिर देश दुनिया। एक पेज पर आते ही कुछ देखकर वो इतना जोर का चौंका कि उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रायपुर मुख्य हाईवे पर मिली एक लड़की की लावारिस लाश। अखबार में साफ साफ लिखा था कि हाईवे पर 20 से 25 वर्ष के आसपास की एक लड़की की लाश पाई गई है। उसके जिस्म पर खरोच और नोचने के निशान भी थे। उसके जिस्म के लिबास तार तार हो चुके थे। लाश की कोई शिनाख्त नहीं हुई। बस लाश के पास ही एक पॉलीथीन मिली थी जिसमें कुछ दवाओं के सिरप और दवाओं के पत्ते मिले थे। खबर के साथ ही लाश की पहचान के लिए उसका एक कवर फोटो भी बगल में लगा था। उस फोटो को देखकर विजय हैरानी से परेशान हो उठा। वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि राधिका की थी। वही राधिका जिसे विजय ने बीती रात लिफ्ट दी थी अपनी कार में। अगर राधिका कल रात मर चुकी थी तो वो खून थी जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी। वो राधिका की आत्मा थी। विजय ने अखबार में आगे पढ़ना शुरू किया तो दोबारा चौंक गया। इसी खबर के साथ एक और खबर जुड़ी हुई थी जहां से एक लड़की की लावारिस लाश बरामद की गई। उसके कुछ दूरी पर ही सिल्वर कलर की एक कार खाई में गिरी पाई गई जिसमें 4 नौजवानों की लाश मिली है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उन चारों नौजवानों ने बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया था जिस कारण कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन चारों लड़कों ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, फिर उस लड़की का मर्डर कर दिया और वापस भागते वक्त स्वयं को कंट्रोल न कर पाने की वजह से उनकी कार खाई में जा गिरी और मौके पर ही चारों की मौत हो गई। ये विजय के लिए एक जोरदार झटका था। सारा किस्सा उसकी समझ में आ गया था। कहानी वही थी जो राधिका की आत्मा ने सुनाई थी। उस कहानी और वास्तविकता में बस फर्क इतना था, जब उन चारों वहशी ने राधिका का रेप किया था उस वक्त तक राधिका की अस्मिता के साथ साथ वो खुद भी मर चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा विजय से क्यों मिली, इसका राज भी विजय को समझ में आ गया। दरअसल राधिका की माँ बहुत बीमार थी, पर राधिका समय पर उसे दवाई न पहुंचा सकी, इसलिए मरने के बाद उसकी आत्मा किसी का इंतजार कर रही थी जो उसे उसके घर पहुंचा दे। और उस आत्मा को वो शख्स मिला था, वो था विजय। सारे रहस्यों से पर्दा उठ गया था। बीती रात विजय की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। ये उसका अब तक का सबसे भयानक अनुभव था। उसे तो यह सोच कर सिहरन हो रही थी कि कल रात वो एक रूह के साथ बैठा हुआ था और उससे बात कर रहा था। आगे से विजय ने कभी भी रात में हाईवे पर सफर ना करने की कसम खा ली। और एक बात और, आगे से आप जब भी रात में हाईवे के सुनसान मार्ग से सफर कर रहे हो तो किसी अनजान शख्स को लिफ्ट मत दीजिएगा। हो सकता है कि वो आपसे लिफ्ट नहीं, आपकी जान ही मांगता हो। ये बात हमेशा यह ध्यान रखिए कि हर कोई विजय की तरह किस्मत वाला नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मददगार की भी मदद ना करें। एक बार कम से कम उसकी जांच पड़ताल जरूर कर ले कि कहीं वो आपको ही तो नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन आप ही बताइए कि क्या लड़कों की ये मानसिकता ठीक है कि वो लड़कियों के साथ जो चाहे वो कर दें? इस बात का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ इस वीडियो के कमेंट में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन लड़कों में जिनकी सोच इतनी घटिया होती है कि वो अपनी माँ बहन जैसी लड़कियों पर गंदी नजरें डालते हैं।